बच्चा लोग, आप लोग आई होप कि ढेर सारे मटेरियल पढ़ लिए होंगे केमिस्ट्री में, क्लास 12 केमिस्ट्री में। और अब समय ये आ गया है कि आप बोर्ड्स 2025 की तैयारी में लग जाओ। तो जितने सारे मटेरियल आपने पढ़ लिए होंगे, शायद सॉल्यूशन चैप्टर आपने पूरा कर लिया होगा। तो अब अपने आप को इवैल्यूएट करने का समय है कि आपने कितनी तैयारी की है अपने परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों तैयार किया है, और वो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ हमने आंसर भी यहाँ दिया है। और यहाँ देखेंगे कि सभी मटेरियल टाइप्ड किए हुए हैं। इसका उद्देश्य एकमात्र ये है कि आप कम समय में अधिक से अधिक मटेरियल देख सको और समझ सको। दूसरी बात ये कि यहाँ ये भी ख्याल रखा गया है कि एग्जाम में आप देखें कि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर कितने लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप जितना रिक्वायर्ड आंसर है उससे अधिक लिख देने पर आपको अधिक मार्क्स मिलेगा, ऐसी बात कतई नहीं है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, डिफाइन द टर्म मास परसेंटेज, पीपीएम एंड मोलरिटी। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। तो नंबर 1, मास परसेंटेज क्या है बच्चों? द मास ऑफ ए कंपोनेंट। अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में, तो एक कंपोनेंट का मास जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का कितना मास डिसॉल्व है उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। और जनरली हम इसको कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो मास ऑफ कंपोनेंट, ये जनरली आप काउंट करोगे सॉल्यूट का मास, ठीक है, सॉल्यूट के मास से। तो यहां हो गया, आपको मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हो मास ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात? मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको दूसरी तरह से कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है, और ये जो इनसर्किल्ड है यहां पर, इसके बदले हम लिख सकते हैं मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, चलिए दूसरा, पार्ट्स पर मिलियन भी ठीक यही चीज है। यहां आप 100 के बदले जैसे लिख सकते हो 10 टू द पावर 2। ठीक है, अगर 10 टू द पावर 2 के बदले हम 10 टू द पावर 6 लिखें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मास ऑफ पार्ट्स पर मिलियन में। ठीक है, दैट मीन्स द क्वांटिटी का मतलब कि यहां मास और वॉल्यूम दोनों हो सकता है। मास और वॉल्यूम दोनों यहां हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहां क्वांटिटी वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, देखिए इन ग्राम्स और मिलीलीटर, ग्राम्स मास के लिए, मिलीलीटर वॉल्यूम के लिए, प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम्स और मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। पीपीएम को जनरली यूज हम कब करते हैं? जब सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। जब सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो उसका कैलकुलेशन हम 10 टू द पावर 2 से नहीं करके 10 टू द पावर 6 से करते हैं। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तब हम पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को यूज करते हैं। तो यहां क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, यहां भी वॉल्यूम या मास आप कोई भी बच्चों ले सकते हो। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जनरली हम सॉल्यूट का लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6, जिसको हम मिलियन कहते हैं। नेक्स्ट, मोलरिटी
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होता है कितना में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट की जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं मोलरिटी। ये आप अच्छा से जानते हो, ठीक है। ये काफी पॉपुलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम नंबर ऑफ मोल्स को अगर n से रिप्रेजेंट करें और वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई वी इन लीटर, n बाई वी एंड v इन लीटर, ठीक है। इसी के आधार पर इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर, ठीक है। चलिए यूनिट भी लिख दें, बढ़िया होगा। अब देखिए इस सम्स में आपको ये दिखाया गया है कि हम क्यों पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं और क्यों मास परसेंटेज यूज करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पार्ट्स पर मिलियन हम कब यूज करते हैं, ये भी इस सम से एक्सप्रेस करने का, क्लैरिफाई करने का कोशिश किया गया है। देखिए अ लीटर ऑफ सी वाटर समुद्री जल के 1 लीटर में मीन्स 1030 ग्राम में contains 6 into 10 to the power -3 grams of dissolved oxygen। 6 into 10 to the power -3 ग्राम, समझ रहे हैं ना, कितना छोटा, कितना कम ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो वो कम ऑक्सीजन जब क्वांटिटी बहुत कम हो सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तब उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जो नीचे के इस सम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा आप देखते रहो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मास परसेंटेज एंड पीपीएम और मास परसेंटेज में जितना अमाउंट ऑक्सीजन का डिसॉल्व है उसको कैलकुलेट करना है। ये भी बताना है कि सिग्निफिकेंस क्या है पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन का, यहाँ सिग्निफिकेंस क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो देखिए मास परसेंटेज क्या हो गया, मास ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आप सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो आपको आएगा 0.5825 इंटू 10 टू द पावर -23। अब ये आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, जिसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाना काफी मुश्किल है। इसी चीज को यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में इसी चीज को हमने लिखा है 5.82 इंटू 10 टू द पावर -4। ये वैल्यू इतना छोटा है, टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, जिसको व्यवहारिक रूप में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको महसूस करना मुश्किल होता है। अब देखें अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए ये तो मास फ्रैक्शन वही होगा जैसा कि मास परसेंटेज में था, वही मास फ्रैक्शन होगा। डिफरेंट क्या होगा, ये वहां पर 10 टू द पावर 2 था यहाँ पर, जबकि यहां पर हम लेंगे 10 टू द पावर 6। अब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.82 इंटू 10 टू द पावर 2। बच्चा लोग आप क्लियरली इसको समझ सकते हो कि यहां पर आ रहा है 0.5825 इंटू 10 टू द पावर -3, जो काफी छोटा वैल्यू है जिसको प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बच्चों। लेकिन अगर इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, हमारा वैल्यू आता है 5.82 इंटू 10 टू द पावर 2,
जिसको हम आसानी से प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझे? इसलिए यही कारण है कि जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंटेंट, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो तो हम पीपीएम का यूज करते हैं, न कि मास परसेंटेज का। समझ में बात आ रही है? चलिए यहां पर सिग्निफिकेंस देखें। 10 ppm value of oxygen can practically be observed as compared to mass percentage as given above। एकदम बहुत शॉर्ट कंक्लूजन लिखना है कि पीपीएम वैल्यू जो ऊपर निकाला गया है उसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व आसानी से कर सकते हैं, जबकि मास परसेंटेज को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो तो हम यूज करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं क्या? पीपीएम। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। नेक्स्ट सम्स की ओर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 20% W by W। W by W का मतलब क्या हुआ? मास परसेंटेज। आपको दिया गया है मास परसेंटेज ऑफ KI सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी, यहां पर डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों? वो डायरेक्ट फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू, यहां देख ले, मोलरिटी इज इक्वल टू, यहां हो गया आपको परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूला पर यहां देखिए परसेंटेज आपको ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 10, डेंसिटी आपको दी गई है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, यहां डेंसिटी दी गई है। और KI का मॉलिक्यूलर मास, KI का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, पोटेशियम का 39 और आयोडीन का 127, तो ये हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसका डायरेक्ट वैल्यू डाल के आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर हम ये जो जनरल आपका मेथड है, जो परंपरागत नियम है, उसको हमने यूज किया है कि 20% W by W इक्वल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम्स KI प्लस 80 ग्राम्स वाटर which combines together, which mix together to form 100 grams of solution, ठीक है। इसमें 20 ग्राम KI है और 80 ग्राम वाटर है। वाटर का यहां देखिए मास दिया गया है, माइंडेड, वाटर का यहां पर मास दिया गया है, ठीक है, ये मास दिया गया है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है जो आप जानते हो, ठीक है। तो अब देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां मास दिया गया है, तो आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए सॉल्यूशन का मास, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ, यहां बिल्कुल क्लियर हो लीजिए। और मास ऑफ सॉल्यूशन ये हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हुआ 100 ग्राम। आपको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम करने के लिए क्या होता है? यहां डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/d। देखिए यहां मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम्स, डेंसिटी है 1.202 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ये कैंसिल, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा 83.19 मिलीलीटर।
83.19 मिलीलीटर। यहाँ हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ki को यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम मालूम हो गया। ठीक है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखें मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम WB जनरली मानते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां सॉल्यूट का गिवन मास है 20 ग्राम और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास 160 ग्राम। देखिए यहां पर कैलकुलेट करके निकाला गया है। तो ये डिवाइड करने से आपको यहां क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। ठीक है, और यहां पर ये देखिए मिलीलीटर में जब वॉल्यूम रहे तो क्या करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये 1000 ऊपर चला गया, इसको सॉल्व करोगे देन फाइनली यू विल बी गेटिंग 1.448 मोल पर लीटर, जिसको आप 1.45 पर लीटर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 30 ml 0.5 m/4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। यहां पर देखें, इसको मान लें V1, ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका V2 एंड यू हैव टू कैलकुलेट M2। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वेशन से आप जानते हो M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। इससे M2 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए M2 इज इक्वल टू V1 इंटू M1 बाई V2। सबका मान पुट कर दें, पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.03 m मीन्स 0.03 मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। डिफाइन हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के डिफरेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है वो है द पार्शियल प्रेशर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट किए हैं, ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन दैट इज X ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका पार्शियल प्रेशर। दैट मीन्स P इज इक्वल टू KH इंटू X। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाओगे, ठीक है, तो क्या एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात। अब इससे देखें, एक कंक्लूजन आप निकालो कि ये जो इट इज मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन में गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है। अरे यार, जितना मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में वही न सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स यही सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी को हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट से कोरिलेट करें तो आपको क्या मिलेगा, X इज इक्वल टू P by KH। दैट मीन्स solubility of gas is inversely proportional to Henry's law constant। माने Henry's law constant का वैल्यू जितना अधिक होगा उस गैस की solubility उतनी ही कम होगी। ठीक है, चलिए आइए एक छोटा सा सम्स देखते हैं। द KH वैल्यू फॉर आर्गन
CO2, formaldehyde gas and methane are 40.39, 1.67, 1.83 into 10 to the power minus 5 and 0.413 respectively। कहने का मतलब ये हुआ कि CO2 के लिए KH का वैल्यू है 4.39, ठीक है। आर्गन के लिए 40.39, जबकि CO2 के लिए है 1.67 और फॉर्मल्डिहाइड के लिए है 1.83 into 10 to the power minus 5 और यहाँ पर मीथेन के लिए है 0.413। Arrange these gases in order of their increasing solubility। अभी हमने आपको ये रिलेशन बताया। रिलेशन क्या बताया कि जिसके लिए KH का वैल्यू जितना अधिक होगा, अब इन चारों गैसों को हमने लिखा है, ठीक है, और उनके नीचे उनकी सॉल्युबिलिटी को लिख दिया है, समझे। माने डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है 1.10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5, ठीक है। तो ये ऑर्डर, ये सॉल्युबिलिटी इसकी हो गई। ये ऑर्डर यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड का वैल्यू, KH वैल्यू, फॉर्मल्डिहाइड का KH वैल्यू ये सबसे कम है। फॉर्मल्डिहाइड का KH वैल्यू सबसे कम है, लीस्ट वैल्यू है। तो इसको यहां पे होना चाहिए और इसको यहां पे होना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली इसी क्रम में जैसे लिखा गया है उसी क्रम में लिख दिया गया है। एक्चुअली क्या होना चाहिए आपको, आर्गन is lesser than CO2 is lesser than CH4 is lesser than HCHO। वेरी सिंपल, आप खुद कर सकते हो इसको, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो किया है वो समझ नहीं पाया है इसको, ठीक है। ओके, ये होगा इसका ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड, और इसी के अनुसार आप खुद बना लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। बहुत सिंपल सी बात है कि एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं एज कॉम्पेयर टू वार्म वाटर। इसका कारण क्या है बोलिए। देखिए, इसमें देखें, अगर गैस को हम डिसॉल्व करते हैं H2O में, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सॉल्यूशन, और इस केस में एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मीन्स इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सॉल्यूशन यहां लिख दें, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, डेल्टा H, ठीक है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, देन इन वार्म वाटर, ठीक है, लाइन ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने से क्या होता है, अगर आप हीट देते हो तो हीट और निकलेगा, और राइट हैंड साइड में अगर हीट अधिक रिलीज होगा तो वो सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करके फिर क्या होगा, गैस और H2O
गैस और H2O का फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होगा, जो भी गैस डिसॉल्व हुआ है वो गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि इसके एक्सोथर्मिक होने के कारण हम जो भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो कोल्ड वाटर में अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसका क्या फंडा है आप जानते हो, ये हो गया, सपोज करें आपका प्योर सॉल्वेंट हो गया, तो इसमें मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें केवल वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इनके वेपर प्रेशर को सपोज किया हमने P0A। अगर इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, सपोज करें शुगर, तो क्या होगा कि ये तो इसके सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनके साथ साथ बीच में कुछ शुगर के मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। अलग बात है कुछ अधिक हमने बना दिया, तो इस सरफेस से जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर जो वेपर का फॉर्मेशन होगा, वेपर भी लेसर फॉर्म करेगा एज कॉम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इट इज प्योर सॉल्वेंट और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, वेपर लेसर होगा। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस के कुछ जो स्पॉट हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के द्वारा। यही कारण है कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखो बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में, यहाँ हमने लिख दिया है, बिकॉज some of the non-volatile solute particles present in the solution occupy the surface area of solution, which decreases the rate of vaporization, leading to decrease in mole fraction of solvent in vapor phase and thus lowers the vapor pressure। यहाँ ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपसे जितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं आप उतना का ही सब आंसर दो। कोई बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा, जितना छोटा, केवल मेन पॉइंट ही आप लिखिए। ठीक है, समझ गए बात? चलिए आगे चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें एक छोटा सा आप ये फिगर देख लो, सपोज करें आपका ये एक कंटेनर है, इसमें एक कैलिब्रेटेड ट्यूब जिसमें मेजरमेंट आप कर सकते हो, उस तरह का ट्यूब लगा हुआ है। यहाँ बीच में हमने डाल दिया है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ हमने रखा है सॉल्यूशन को रखा है। यहाँ पर हमारे निशान बने हुए हैं कि कितना अगर इसमें लिक्विड ऊपर उठता है तो कितना ऊपर उठता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमारे धीरे धीरे यहाँ पर लिक्विड, सपोज करें कि यहाँ तक हमारा लिक्विड है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि लिक्विड का इस ट्यूब में धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट होता है। ये अपवर्ड मूवमेंट क्यों हुआ? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट साइड से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं सॉल्यूशन साइड में, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हाइयर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स इसमें सॉल्यूट पार्टिकल हाइयर है। ठीक है, सॉल्वेंट कम है
और यहां पर प्योर सॉल्वेंट में वाटर है 100%। ठीक है, तो जिधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो उधर से मूवमेंट होता है उस तरफ जहां सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण इस ट्यूब से लिक्विड ऊपर की ओर जाता है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। हम अब क्या करें कि यहां पर एक प्रेशर डाल दें, प्रेशर डाल के इसको फिक्स कर दें, इसको फिक्स कर दें। दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर हमने यहां पर डाल दिया, डाल के फिक्स कर दिया, तो क्या होगा, यहां पर जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जा रहे थे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, उनका जाना बंद हो जाएगा। इट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की ओर से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्यूशन में जा रहे थे उनका जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ये जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर हम लगाते हैं किस साइड, सॉल्यूशन के साइड, सॉल्यूशन के ऊपर जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं जिसके कारण ऑस्मोसिस की क्रिया रुकती है, रुक जाती है। मीन्स सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रुक जाता है, उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले हम देख रहे हैं ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, जब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को किसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये बीच में जो दिख रहा है आपको, दैट इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट की ओर से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और यहां पर हम एक्सटर्नल प्रेशर को अगर फिक्स कर दें तो ये ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाती है, तो उतने एक्सटर्नल मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज इंडिकेटेड बाय पाई। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन समझिए कि हमने केवल प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखा, तो हमारा नेचुरल मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की ओर होने लगा थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऑस्मोसिस की क्रिया होने से ये ट्यूब में धीरे धीरे लिक्विड का, सॉल्यूशन का लेयर ऊपर बढ़ने लगा। तब हमने क्या किया, सेकेंड कंडीशन, यहां मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जिससे क्या हुआ, अब ये लिक्विड, ये सॉल्यूशन ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, तो यहां हमने रोक दिया, तो यहां से भी प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट सॉल्यूशन की ओर रुक गया। ठीक है, मीन्स ऑस्मोसिस की क्रिया रुक गई। इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर है, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और फाइनल कंडीशन आता है कि यहां पर हमने फिक्स कर दिया था। अब क्या करें कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, सॉल्यूशन साइड में हम पुश करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन साइड से जबरदस्ती हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को प्योर सॉल्वेंट साइड में पुश कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब तीनों ऑस्मोसिस क्या है, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from pure solvent into solution or from dilute solution into concentrated solution through semi permeable membrane is called
इज कॉल्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहां पर देखिए एक और बात देखी गई है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसको भी थोड़ा समझ लें। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सपोज करें कि यहां पर है 10% शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स सपोज करें 50% शुगर सॉल्यूशन, 50% शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। 50% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि यहां सपोज करें 50 ग्राम शुगर प्लस 50 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, जबकि यहां पर 10 ग्राम शुगर प्लस 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इसमें प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी अधिक है, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी यहां पर अधिक है, ठीक है। तो यहां पर दो सॉल्यूशन है, एक प्योर सॉल्वेंट का क्वांटिटी अधिक है जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो नेचुरली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा, जबकि यहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक है, इसलिए 10% के कंपैरिजन में ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो जो अधिक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, यहीं पर समझ लें, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जबकि लेसर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और हमेशा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, समझ रहे हैं बात? चलिए नेक्स्ट आए रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने अभी बताया कि व्हेन द प्रेशर मच हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साइड में हम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। अभी ऊपर हमने बताया द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स will flow from solution into pure solvent through semi-permeable membrane is called osmosis. Semi-permeable membrane से होके pure solvent, solution से pure solution में present pure solvent, completely pure solvent की ओर मूवमेंट करें, that is called reverse osmosis. ऑस्मोसिस के ठीक उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका यूज किया जाता है डीसैलिनेशन में, डीसैलिनेशन। जो समुद्री किनारे पर लोग होते हैं वो समुद्री पानी को लेते हैं और समुद्री पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस करके उसमें से प्योर वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हुए। अब इसी तरह के कुछ सेलेक्टेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, इस तरह से आप अपनी तैयारी को एक्सेलरेशन प्रदान करते रहो, हम आपके साथ हैं। इस चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करते रहें। सबसे पहले आपको इस पर सेलेक्टेड एमसीक्यू, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर से मिलेंगे, उसके बाद मॉडल क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में बेटर से बेटर प्रमोट कर सको। ओके, थैंक्स टू ऑल। ओके।